गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये जो टॉपिक है वो आपके पेपर नंबर 302 में है एंड इट इज़ योर फोर्थ यूनिट। ओके, सो फोर्थ यूनिट हैज़ टू पार्ट्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें से इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में बात करने से पहले लेट अस स्टार्ट विथ यू शुड नो के व्हाट इज पॉलीमर। ओके, सो पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स made when hundreds of monomers join together to form long chains। मतलब पॉलीमर्स लार्ज मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स वो दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आर अटैच्ड टुगेदर। पॉलीमर जो वर्ड है उसमें दो वर्ड्स है। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट इज पॉली एंड सेकेंड इज मरोस। पॉली का मतलब है मैनी, मरोस का मतलब है पार्ट्स। तो पॉलीमर का मतलब है द सब्सटेंस विच हैज मैनी पार्ट्स ऑफ मोनोमर्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बनेगा? व्हेन मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथीन आर कंबाइंड टुगेदर दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म पॉलीथीन। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4000 ईथीन मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होगा, उसका पॉलीमराइजेशन होगा एंड आपको पॉलीथीन मिलेगा। Now what is the introduction? Polymer chemistry impinges on nearly every aspects of modern life, from electronics technology, medicine, fibers, films, elastomers, structural materials on which everyone depends। तो आज के ज़माने में पॉलीमर सभी जगह, मोस्टली सभी जगह यूज़ होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ दिस पॉलीमर्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे दैट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, दैट मीन्स पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑल दैट। लेकिन ये यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? यू हैव टू स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। Most of these polymers are organic materials. By this we mean that their long polymeric backbones consist mainly of carbon atoms linked together with covalent bonds। तो most of the polymers, अभी तक आपने जो भी पॉलीमर के बारे में पढ़ा हुआ है that was all about organic polymers। and जब भी organic polymer की बात आएगी then you all know कि that is made up of carbon। उसके बैकबोन में या उसका जो स्केलेटन है वो कार्बन से बना होगा, बिकॉज वो ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ओके, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम पेट्रोलियम और फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है वो कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या प्लांट्स में से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, एनिमल्स में से, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से। ओके, hence they are generally accessible in large quantities and at nominal cost। it is difficult to imagine life without them। so ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है वो अपने को नेचर में से मोस्टली मिलता है एंड उसका यूज़ ही अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसका यूज़ ही इतना हो गया है कि अपने पॉलीमर्स को के बिना कोई लाइफ सोच ही नहीं सकते। इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है पॉलीमर अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। आफ्टर दिस मच डिस्कशन द क्वेश्चन कम्स इन एवरीवन्स माइंड दैट व्हाई with the hundreds of organic polymers already available should scientists be interested in the synthesis of even more macromolecules। मतलब अपने पास इतने सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो अपने को पेट्रोलियम में से, प्लांट्स में से, एनिमल्स में से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से मिल रहा है। ओके, एंड फिर भी क्या ज़रूरत है? अपने किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में। तो इज देयर एनी नीड? इसकी कोई ज़रूरत है? इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की कोई ज़रूरत है? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन कि अपने पास पहले ही इतना सोर्स है, रिसोर्स अवेलेबल है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का और वो चीप भी है, तो
तो फिर ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की ज़रूरत क्या है? ओके, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब इनऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन चेन नहीं होगा, दैट इज सिंपल लॉजिक. Inorganic polymers, by looking its name, one can say that they are non-organic or non-carbon containing polymers. तो inorganic polymers मतलब उसमें कार्बन नहीं होगा, that means it is non-organic polymers. The most obvious definition for an inorganic polymer is a polymer with a skeletal structure that does not include carbon atoms in the बैकबोन. सबसे बढ़िया या सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है इनऑर्गेनिक पॉलीमर का? दैट मीन्स पॉलीमर वो पॉलीमर जिसके स्केलेटल स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं होता, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट्स होता है उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर में. Polymer that has inorganic repeating units in their main polymeric backbone are known as inorganic polymers. कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट से अगर उसका बैकबोन चेन बना हो तो उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. इट इज़ अ जाइंट 3D और 2D नेटवर्क स्ट्रक्चर मेड अप बाय अ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स but with an absence or near absence of hydrocarbon units in the main molecular backbone. Inorganic polymers mainly 2-dimensional या 3-dimensional हो सकते हैं, लेकिन उसका स्पेशलिटी क्या है कि उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है that is not made up of hydrocarbon. That means that is not organic, it is an inorganic molecule. Why do we need inorganic polymers over organic polymers? तो ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की ज़रूरत ही क्या है? अपने पास इतने सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है जो चीप भी है. देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स? तो उसका रीज़न देखते हैं. मैनी ऑर्गेनिक बैकबोन पॉलीमर्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और ओजोन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड लूज देयर एडवांटेजियस प्रॉपर्टीज. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का मेन ड्रॉबैक ये है कि टाइम जाते जाते वो ऑक्सीजन या ओजोन इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा एंड उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो लूज कर देगा. पहले पहले वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है या ओजोन है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा एंड उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो कम होता जाएगा. Most organic polymers burn, often with the release of toxic smoke. कई सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऐसे हैं कि जिसको जलाने से टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं जो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल हैं. Many organic polymers degrade when exposed to ultraviolet और gamma radiation. जब भी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, कई सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऐसे हैं जो यूवी या गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से डिग्रेड होने लगते हैं. ओके, सो दैट इज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स समटाइम्स सॉफ्टन एट अनएक्सेप्टेबली लो टेम्परेचर और दे स्वेल और डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑयल्स और हाइड्रोलिक फ्लूइड्स. ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है वो नरम हो जाता है जब लो टेम्परेचर हो. जब ये पॉलीमर लो टेम्परेचर में होता है देन ये पॉलीमर नरम हो जाता है या फूल जाता है. ओके, दिस स्वेल मतलब फूल जाना. एंड ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑयल या हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में डिजॉल्व भी हो जाता है. दैट मीन्स इट अंडरगोस डिसइंटीग्रेशन. ओके, नाउ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. Now in case of inorganic polymers, inorganic elements can have different valencies than carbon. अब कार्बन का जो वैलेंसी है वो फिक्स है, ऑर्गेनिक पॉलीमर में कार्बन प्रेजेंट है एंड कार्बन की वैलेंसी फिक्स है. बट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के इनऑर्गेनिक पॉलीमर किससे बना होता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से, जो कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट है दैट इज
इनऑर्गेनिक, तो उसमें क्या है, दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज and this means that the number of side group attached to the backbone may be different from the situation in an organic polymer. तो इसका वैलेंसी अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो भी अलग अलग होंगे. This will affect the flexibility of the macromolecule, its ability to react with chemical reagents, its stability at high temperatures, and its interaction with solvent and with other polymer molecules. तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के जो वैलेंसी है वो अलग अलग है, तो उसके साथ जुड़े हुए एटम्स उसका नंबर भी डिफरेंट होगा, जिसके वजह से इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे. ओके, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर ऑफन लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर and more resistant to free radical cleavage reaction than the bonds formed by carbon. तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. ओके, सो अब पता चल गया कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में कई सारे ड्रॉबैक्स थे, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था. ओके, so to make the substance to make the product long lasting, there was a dire need to produce something new, and because of that inorganic polymers came into existence, you can say. अब inorganic polymers को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? There are different types of classification. That means on the basis of the type of atom कि तुम्हारे पॉलीमर में कौन सा एटम प्रेजेंट है, उसके स्केलेटन या बैकबोन में कौन सा एटम प्रेजेंट है, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ये पॉलीमर कैसे प्रिपेयर हुआ है, या थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर. सपोज बोरोन से बना हुआ है आपका पॉलीमर, तो उसका नाम क्या है, बोरेजिन हो सकता है. सपोज सिलिकॉन से बना है, देन इट इज नोन एज सिलिकॉन्स. सो दिस आर द वेरियस क्लासिफिकेशन, वो अपने डिटेल में करेंगे. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. यू शुड नो के ये जो यूनिट में क्या आपको करना है. सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, वी विल डू इट इन डिटेल. ओके, सो क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स. Inorganic polymers represent a rapidly growing field of chemical research and already have many applications, and any classification is necessarily somewhat arbitrary. Inorganic polymers का जो ब्रांच है वो आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो उसके बारे में स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट होगा, उसके कई सारे एप्लीकेशंस भी है. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? The first requirement is that we should classify it. उसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन होना चाहिए. NH Ray in his book on inorganic polymers uses connectivity as a method of classifying inorganic polymers. तो NH Ray नाम के साइंटिस्ट ने inorganic polymers क्लासीफाई तो किए on the basis of what? On the basis of कनेक्टिविटी. तो वो एक दूसरे के साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को. पिटमैन यूजेस डायमेंशंस एज ए पैरामीटर फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. पिटमैन नाम के साइंटिस्ट ने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, कि वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल. ऑन द बेसिस ऑफ दैट he classified inorganic polymers. The other classifying parameters were, कई और पैरामीटर्स भी है. फर्स्ट पैरामीटर NH Ray ने क्या दिया था कि कनेक्टिविटी के बेसिस पे. पिटमैन में क्या यूज़ किया? he used dimensions as a parameter. What are the various other parameters? Wholly inorganic polymers, inorganic or organic polymers, organometallic polymers, hybrid organic inorganic polymers. So these are the various ways by which we can classify the inorganic polymers.
अब आपके कोर्स में दो दो पॉलीमर्स है, फर्स्ट इज बोरेजिन एंड सेकेंड इज सिलिकॉन। तो आपको पहले बोरेजिन का सिंथेसिस, देन फिजिकल स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, वो सब पढ़ना होगा। सो लेट अस सी एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट यू हैव टू सी इन बोराजिन। बोराजिन का दूसरा नाम है बोरेजोल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोराजिन? B3N3H6, ओके, या BH thrice NH thrice. So borazine is basically B3N3H6. यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, बोरोन 3 है एंड नाइट्रोजन भी 3 है, ओके। सो इट बिकेम B3N3H6। ये किसके साथ अपने कंपेयर कर सकते हैं? इट कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6, ओके। तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो बोरेजिन में। मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि बोरेजिन इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ओके। तो ऑर्गेनिक में जो बेंजीन है C6H6, वैसे ही इनऑर्गेनिक में भी एक बेंजीन है, दैट इज बोरेजिन, बिकॉज इसका जो प्रॉपर्टी है वो बेंजीन से मिलता जुलता है। Borazine is isoelectronic with benzene and hence it is known as inorganic benzene by Weiberg. बेंजीन और बोराजिन में कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज थे जो कॉमन थे, तो वीबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बोराजिन को क्या बोला कि बोराजिन इज नोन एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन? वेरियस केमिकल रिएक्शंस and electron diffraction studies shows that borazine is isoelectronic with benzene and hence its structure is same as that of benzene. कई केमिकल रिएक्शन से अपने को ये पता चला कि बोराजिन का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ मिलता जुलता है। सो उस बोराजिन को जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन जैसा होना चाहिए। Like benzene, borazine has a planar hexagonal structure containing 6-membered ring in which boron and nitrogen atoms are arranged alternatively. बेंजीन में जैसे 6-membered रिंग है, दैट मीन्स हेक्सागोनल रिंग है, वैसे ही बोरेजिन में भी हेक्सागोनल रिंग होता है। बेंजीन में क्या है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन अरेंज है, बट यहाँ पे बोरॉन एंड नाइट्रोजन ऑल्टरनेटली अरेंज है, दैट मीन्स एक बोरॉन देन एक नाइट्रोजन, then again one boron, then again one nitrogen, like that. Because of the similarity between the structure of borazine and benzene, borazine is known as inorganic benzene. तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि why is borazine known as inorganic benzene? तो ये जो PPT है ये उसका आंसर है। So you have to write from various chemical reactions to inorganic benzene. तो ये आपके 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। वाई? बिकॉज बोराजिन एंड बेंजीन का दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम है एंड बोराजिन बेंजीन के जैसे ही केमिकल रिएक्शंस देता है, तो इसके वजह से अपने बोल सकते हैं कि बोराजिन का स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसा है। इन बोरोजिन बोथ बोरोन एंड नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे बेंजीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, वैसे ही बोरोन एंड नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है बोरेजिन में। ईच नाइट्रोजन एटम हैज 1 lone pair of electrons while each boron atom has 1 empty p orbital. आप बोरोन एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इन द एक्साइटेड स्टेट, तब आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और बोरोन के पास एक खाली p ऑर्बिटल है। सो इसके वजह से बोरोन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है दैट इज अ डेटिव बॉन्ड, ओके। इट अराइजेस ड्यू टू द साइडवाइज ओवरलैप बिटवीन द filled p orbitals of nitrogen atom and empty p orbitals of boron atom. तो ये आपको आई थिंक बनाना बॉन्ड में मैंने समझाया था कि बोरोन के पास क्या है, empty orbital
एंड नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से वो बोरोन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइड वाइज ओवरलैप। साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है इन दोनों के बीच में एंड बोरोन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन, इसमें आप देख सकते हो कि बोरोन इन द ग्राउंड स्टेट इज 1s2 2s2 2p1, whereas बोरेन इन द एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा टू फॉर्म 1s2 2s1 2px1 2py1। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इट इज हैविंग वन एम्प्टी ऑर्बिटल, इसमें एक खाली ऑर्बिटल है। नीचे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इन विच द s ऑर्बिटल हैज वन पैर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें s ऑर्बिटल is filled with 2 electrons. Since borazine is isoelectronic with benzene, both the compounds have aromatic pi electron cloud. अब बोरेजिन एंड बेंजीन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है, तो बेंजीन के पास जैसे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वैसे ही बोरेजिन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। Due to the greater difference in the electronegativity values of boron and nitrogen atoms, the pi electron cloud in B3 and 3 ring of borazine molecule is partly delocalized. अब कार्बन एटम ही होता है बेंजीन में, बट बोरेजिन में क्या है, बोरॉन भी है एंड नाइट्रोजन भी है, एंड इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ओके, सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लार्ज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बोरॉन एंड नाइट्रोजन इज लार्ज। सो व्हाट इज हैपनिंग, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बोरेजिन इज partially delocalized, while in case of benzene ring the pi electron cloud is completely delocalized, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से घूमता है। ओके, यू हैव सीन द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम ऑफ बेंजीन, उसमें कंप्लीट सर्कल ड्रॉ किया जाता है बिकॉज इट इज कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे बोरेजिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेजिन। ओके, molecular orbital calculations have indicated that pi electron drift from nitrogen to boron is less than the pi electron drift from boron to nitrogen due to greater electronegativity of nitrogen atom. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से बोरोन में जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है वो कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम बोरोन टू नाइट्रोजन। रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बोरोन से ज़्यादा है। अब बेंजीन रिंग में, इन अ बेंजीन मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, द carbon-carbon double bond are non-polar, while in case of B3 and 3H6 borazine, due to the difference in electronegativities between boron and nitrogen atom, Bn bond is polar. तो ये एक difference हुआ। What is the difference between benzene and borazine? तो the difference is in benzene carbon-carbon double bond is non-polar, but in borazine boron and nitrogen are having large difference in electronegativity, because of which the boron nitrogen bond becomes polar. It is due to the partial delocalization of pi electron cloud that pi bonding in B3 and 3 ring is weakened. मैंने अभी बताया था कि बोरेजिन में पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्शियल डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके वजह से रिंग
जो बोरेजिन का रिंग है वो थोड़ा वीक हो जाता है। नाइट्रोजन एटम वो अपना बेसिक नेचर अपने पास रखता है जो बोरेजिन में दिखता है, एंड बोरेजिन में एसिडिक नेचर किसके वजह से दिखता है? बोरोन एटम के वजह से। सो इसमें एसिडिक नेचर भी है एंड बेसिक नेचर भी है। सो पोलर स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड therefore attack the double bond between nitrogen and boron. That is why borazine in contrast with benzene readily undergoes the addition reaction. बोराजिन में एडिशन रिएक्शन ईजिली हो जाता है, लेकिन मैंने बताया था कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन जल्दी नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। वाई? बिकॉज बेंजीन जब एडिशन करेगा, व्हेन इट अंडरगोस एडिशन रिएक्शन, देन इट्स डबल बॉन्ड इज ब्रोकन, यानी उसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ओके, बट इन बोरेजिन ड्यू टू बोरोन एंड नाइट्रोजन, HCl पोलर बॉन्ड को अटैक कर सकता है, वो जो डबल बॉन्ड है उसको अटैक कर सकता है, जिसके वजह से बोरेजिन एडिशन प्रोडक्ट देगा। द बॉन्ड लेंथ बीट डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.36 एंगस्ट्रॉम। एंगल्स आर इक्वल, बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री, बट बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.42 एंगस्ट्रॉम। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं? हाउ टू प्रिपेयर बोरेज इन द लैबोरेटरी? सो फर्स्ट मेथड इज स्टॉक एंड पोलैंस मेथड। बाय द एक्शन ऑफ NH3 ऑन डाइबोरेन। तो बोरेजिन कैसे बनाना है? डाइबोरेन और एमोनिया के रिएक्शन से। तो पहले अमोनिया लेना है, डाइबोरेन लेना है, दोनों का रिएक्शन होगा तो एक एडक्ट बनेगा। एडक्ट मीन्स एन इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद उसमें से बोराजिन बनेगा, डायरेक्टली नहीं बनेगा। इन दिस रिएक्शन यू हैव एन इंटरमीडिएट स्टेज एंड दैट इज नोन एज एडक्ट। The adduct B2H6 dot 2NH3 is first formed, which then gets decomposed by heating in a closed tube at 200 डिग्री सेल्सियस। तो पहले डाइबोरेन और NH3 के बीच में रिएक्शन होता है तो एडक्ट बनता है। जब ये एडक्ट बनेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप वो डिकम्पोज हो जाएगा एंड वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द बोराजिन। अब रिएक्शन दे, अब ये जो है रेशियो कितना लेना है? अब रेशियो इज 1:2। दैट मीन्स अगर डाइबोरेन 1 लिया है तो अमोनिया 2 लेना होगा। दैट इज 1:2 रेशियो ऑफ डाइबोरेन एंड NH3। ओके, तो सपोज मैंने 3B2H6 लिया हो, 3 डाइबोरेन लिया हो, तो एज पर 1:2 रेशियो कितना अमोनिया लेना होगा मुझे? I have to take 6 ammonia molecules. तो 3B2H6 plus 6 NH3 क्या बन रहा है? एडक्ट बनेगा पहले, दैट इज 3B2H6 dot NH3। फ्रॉम दैट ये जो एडक्ट है ये डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म 2 moles of borazine and 12 moles of hydrogen. This method gives low yield because of simultaneous formation of solid polymeric byproducts. इसमें क्या है कि साथ में बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो ये जो बोरेजिन का यील्ड है वो ज़्यादा नहीं होता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टॉक एंड पोलैंस मेथड। अब उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता तो हमने दूसरा नया मेथड फाइंड आउट किया। सो दैट इज हीटिंग BCl3 विथ NH4Cl, ट्राइक्लोरोबोरॉन एंड एमोनियम क्लोराइड। ओके, सो बोरॉन ट्राइक्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स टू फॉर्म बोरेजिन। कैसे?
Heating BCl3 with NH4Cl in chlorobenzene in presence of iron, nickel or cobalt as a catalyst at 140 degrees Celsius, BBB trichloroborazine is formed. This derivative being reduced with lithium boron hydride in polyether, it gives borazine. तो पहले BCl3 and NH4Cl बोरोन ट्राइक्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड को गर्म करना है क्लोरोबेंजीन में, किसके प्रेजेंस में? आयन, निकल या कोबाल्ट के प्रेजेंस में। ये तीनों क्या है? कैटलिस्ट है। टेम्परेचर कितना रखना है? 140 डिग्री सेल्सियस। एंड तब क्या बनेगा? BBB ट्राइक्लोरोबोरेजिन। अब ये जो BBB ट्राइक्लोरोबोरेजिन बना उसका रिडक्शन करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम बोरॉन हाइड्राइड, तो अपने को बोरेजिन मिलेगा। नाउ लेट अस सी द रिएक्शन। 3NH4Cl plus 3BCl3. It undergoes reaction at 140 degrees Celsius in presence of chlorobenzene and Fe as a catalyst to form Cl3, B3, N3H3, that is BBB trichloroborazine and 9 moles of HCl। अब ये जो BBB ट्राइक्लोरोबोरेजिन बना है उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? लिथियम बोरॉन हाइड्राइड के साथ। तो द मॉलिक्यूल विल अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म बोरेजिन। सो 3Cl3, B3, N3H3 plus 6LiBH4 undergoes reduction to form 2B3N3H6, 2 moles of borazine plus 6 moles of lithium chloride and 3 moles of diborane, that is B2H6। अब थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड इज हीटिंग मिक्सचर ऑफ लिथियम बोरॉन हाइड्राइड एंड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इन दोनों को गर्म करने से भी अपने को बोरेजिन मिल सकता है। So B3N3H6 borazine can be prepared in the laboratory by heating a mixture of lithium boron hydride and ammonium chloride in vacuum at 230 degree Celsius। बोरेजिन B3N3H6 कैसे बनेगा? लिथियम बोरॉन हाइड्राइड एंड अमोनियम क्लोराइड दोनों को गर्म करना होगा वैक्यूम में। एट विच टेम्परेचर? 230 डिग्री सेल्सियस। सो द रिएक्शन इज 3NH4Cl plus 3LiBH4 when 3 moles of ammonium chloride and 3 moles of lithium boron hydride is heated in vacuum at 230 degrees Celsius, then you get B3N3H6 borazine plus 3 moles of lithium chloride plus 9 moles of hydrogen. Now what are the physical properties of borazine? Physical properties means it is a colorless volatile liquid. Borazine is white color. Volatile means वो जल्दी आग पकड़ लेता है and it is in the liquid state. Boiling point of borazine is 64.5 degrees Celsius. Melting point is -58 degree Celsius. उसका डिकम्पोजिशन, बोरेजिन का डिकम्पोजिशन -80 डिग्री सेल्सियस में होता है एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोरेजिन इज 78 ग्राम। ओके, सो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ borazine you should remember. So what is the first point? It is a colorless volatile liquid. उसका boiling point है 64.5 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट का कितना है? -58 डिग्री सेल्सियस। वो डिकम्पोज कितने डिग्री में होगा? 80 डिग्री सेल्सियस में वो डिकम्पोज हो जाएगा। इट्स नॉट -80, इट इज़ 80 डिग्री बिकॉज बोरेजिन का बॉइलिंग पॉइंट है 64.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टेम्परेचर जाएगा तभी वो डिकम्पोज होगा। सो द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस एट 80 डिग्री सेल्सियस। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोरेजिन इज 78 gram. Now
Let us see the chemical properties. Chemical properties में first is addition reaction. One molecule of borazine adds 3 molecules of HCl or HBr in cold without a catalyst. बोरेजिन का एडिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड. वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl या HBr बोरेजिन में ऐड हो जाएगा. दिस मॉलिक्यूल्स गेट अटैच विद ऑल द 3 एटम्स ऑफ बोरेजिन सिंस B atom is more negative than N atom in B single bond N or B double bond N bond and hydrogen chloride derivative is obtained. This addition reaction is not shown by benzene. तो बोरेजिन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में क्या हो सकता है? एडिशन रिएक्शन. बट बेंजीन एंड HCl के बीच में हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता. यू कैन सी हियर कि बोरेजिन इज B3N3H6. तो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है दैट इज ऑफ बोरेजिन. उसका रिएक्शन करना है 3 मोल्स ऑफ HCl के साथ. तो यू कैन सी कि HCl में 3 हाइड्रोजन है और 3 क्लोराइड है. तो बोरोन के साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा. ओके, सो Cl विल गेट अटैच विद बोरॉन एंड HCl में जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा. इफ़ यू सी द फिगर केयरफुली यू कैन सी दैट बोरोन के साथ क्लोरीन अटैच हुआ है एंड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ है. Isn't it? So this is the hydrogen chloride derivative of borazine. Okay, so when borazine reacts with hydrogen chloride, you get hydrogen chloride derivative. ये लेक्चर आप पढ़ रहे हो तो साथ में टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से. ओके, सो ये जो भी PPT में लिखा हुआ है यू शुड राइट डाउन इन द नोटबुक ऑल्सो साथ में. ओके, same reaction with Br2. Br2, borazine reacts with bromine water, 3 moles of Br2. That means नाइट्रोजन के साथ एंड बोरोन के साथ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. पहले HCl जब रिएक्ट हो रहा था तब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहा था एंड क्लोरीन बोरोन के साथ. बट when the same reaction takes place in presence of Br2 water, what is happening? बोरोन के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ दोनों ब्रोमीन अटैच हो जा रहा है. थर्ड इज pyrolysis. When borazine is pyrolyzed above 340 degrees Celsius, 2 molecules are produced. तो कौन से मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं. उसमें से एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किसके जैसा है? डाइफिनाइल के जैसा. ओके, सो बोरेजिन का जब पायरोलिसिस होता है तब 2 मॉलिक्यूल बनता है. उसमें से एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डाइफिनाइल के जैसा होता है एंड दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नैप्थलीन के जैसा होता है. सो सी पायरोलिसिस ऑफ डाइबोरेन, यू कैन सी कि दिस इज B3N3H6. तो पायरोलिसिस होगा तो ऊपर जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा दिख रहा है? इट इज़ जस्ट लाइक द डाइफिनाइल. लेकिन नीचे जो प्रोडक्ट बना है दैट लुक्स सिमिलर टू दैट ऑफ नैप्थलीन. ओके, तो ये सब साथ साथ में बुक में भी लिख लेना. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. नाउ फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट. बोरेजिन रिएक्ट्स विथ मिथाइल अल्कोहल, CH3OH के साथ रिएक्ट करेगा. तब व्हाट इज हैपनिंग? बोरोन के साथ OCH3 ग्रुप अटैच हो रहा है. पहले एडक्ट बनेगा, एडक्ट का पायरोलिसिस होगा एंड यू कैन सी के बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के बदले OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होगा टू फॉर्म B ट्राइमिथॉक्सी बोरेजिन. सो B ट्राइमिथॉक्सी बोरेजिन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बोरेजिन एंड मिथाइल अल्कोहल. Reaction with aniline. Borazine
एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होगा. इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हेन बोरेजिन रिएक्ट्स विथ एनिलीन देन इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ट्राईएमिनोबोरिन. ट्राईएमिनोबोरिन का स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स. सो आज के लेक्चर में इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन हो गया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इन डिटेल अबाउट ऑल दिस, बट यू शुड नो कि इन ये यूनिट में आपको क्या करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द टेक्स्ट बुक, attend the lecture, and in the next lecture we will see the whole topic in detail. Okay.